संडे क्लासेज में जो ऑफलाइन बैचेज में हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें हम एक चैप्टर्स को साइंस के किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर्स को पढ़ाते हैं और एट ए टाइम उसी समय जो होता है हम उस चैप्टर का टेस्ट लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि इस तरीके के सीट पे आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है टेस्ट पिछले संडे को हुआ था और इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन 26 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें से 25 क्वेश्चंस आपको बनाने थे। तो इस क्वेश्चंस के एक एक करके सभी क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने वाले हैं और समझने वाले हैं किस तरीके से आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको साइड में राइट साइड में स्क्रीन पे आपको इसका ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आप देख के समझेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे छोटा प्रतिबिंब हमेशा छोटा, एक ऐसा दर्पण का नाम बताइए जो हमेशा छोटे प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो उस दर्पण का नाम होता है, ऑप्शन यहाँ पे दिया, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो छोटे प्रतिबिंब की अगर हम बात करें दर्पण में तो ये बनाता है हमारा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों का जो साइड मिरर होता है इसमें किया जाता है। और वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करने से फायदा क्या होता है, बड़ी से बड़ी ट्रक का फोटो हमारे छोटे से मिरर के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा उत्तल दर्पण, यानी पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सेकेंड, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है या दोनों होती है कि शून्य होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होती है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में मैंने बताया था कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को लेफ्ट साइड में रखा जाएगा तो उस स्थिति में इस जो होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट से हमने समझाया था क्लासेज में आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब बोल दिया कि हमेशा सीधा होता है। तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, केवल अवतल, केवल उत्तल, केवल समतल या समतल या उत्तल। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, ये जो अवतल दर्पण पहला ऑप्शन दिया है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला है सदैव। सदैव का मतलब होता है हमेशा, इस वजह से यह ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है इमेज फॉर्मेशन वो सीधा होता है। समतल दर्पण में भी हमेशा प्रतिबिंब सीधा होता है, इस वजह से इसका ऑप्शन होगा समतल और अवतल दोनों। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, यानी जिसको प्रवर्तक सतह कहते हैं, अंग्रेजी माध्यम में इसको रिफ्लेक्टर कहा जाता है, वृत्ताकार रेखा का व्यास क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, ध्यान से देखना है भाई, ये मान लेते हैं ये गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण पे करे परावर्तक पृष्ठ, तब परावर्तक पृष्ठ कल ही करेंगे तब तो पता लगेगा ना। और इसमें कह रहे हैं कि वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, तो मान लेते हैं इसका ये जो व्यास होगा, तो अगर यह व्यास है और इसको हम मिरर के फॉर्म में कर दें तो इसे बीच में से यूं कट कर देंगे तो ये दो मिरर बन जाएगा, है ना। और इधर से कलई कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण और ये वाला हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। तो कह रहे हैं कि ये जो व्यास वाली लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं, तो इसी को तो बोला जाता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रधान अक्ष, ख ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब का एक गुण है कि आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है तो वह सीधा बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे दर्पण सूत्र है, दर्पण का सूत्र है, दर्पण सूत्र जो है, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। या इसको उल्टा भी कर देता है, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है भाई, यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा, लेकिन इत्तेफाक से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो गलत हो गया था, यानी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, तो आप लोग ध्यान देंगे, इसको समझ जाएंगे। ठीक है, इसका 1 मार्क्स आपको ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, प्लस 20 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण का मतलब दो दर्पण होगा, एक होगा आपका उत्तल और दूसरा होगा अवतल। अवतल और उत्तल दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, और हम बताए हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर देखा जाए तो ये हमेशा होता है पॉजिटिव और ये होता है निगेटिव। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है कि निगेटिव, पॉजिटिव, दैट्स वाई ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, काल्पनिक तो होता ही है, लेकिन काल्पनिक के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देखिएगा, काल्पनिक, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज एक ही होता है।
उत्तल दर्पण में सीधा एवं आवर्धित, सीधा तो होता है लेकिन आवर्धित का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में इसको आवर्धित कहते हैं। इसको हम अपने समझने के व्यू से बड़ा बोल सकते हैं। अगर करें उल्टा एवं आवर्धित, जाहिर सी बात है आभासी प्रतिबिंब कभी भी उल्टा होता ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन जो एक है सीधा एवं हयासित सीधा का मतलब होता है सीधा और हयासित का मतलब होता है छोटा। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक तो होता ही है, उसके साथ साथ उल्टा सीधा भी होता है और हयासित भी होता है। इस वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह हमेशा अनंत होती है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक समझिए। क्योंकि हम मान लेते हैं समतल दर्पण में फोकस का निर्धारण, दर्पण में फोकस का निर्धारण कैसे करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा प्रकाश की किरण और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस को जिस बिंदु पे कट करेगा वही वाला होगा फोकस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि समतल दर्पण, अगर यह कर्व बनाएगा ही नहीं, जैसे समतल दर्पण क्या होता है, एकदम फ्लैट होगा, सतह परावर्तक उसका क्या होगा, सीधा होगा, एकदम प्लेन। तो जब परावर्तक सतह जो होता है उस कंडीशन में वो सीधा होगा तो सर्कल बनाएगा नहीं। सर्कल बनाएगा यानी सर्कल अगर बनाया भीगा तो काफ़ी बड़ा उसका क्या बनाएगा, वो सर्कल बनाएगा। और जब बड़ा सर्कल बनाएगा तो ये दूरी कन्फर्म नहीं है, इस वजह से यह अनंत हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान बने। ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि परीक्षा में पूछा जाता है कि कब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। यहीं पे बोला है समान बने, तो समान प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जिस परिस्थिति में बनता है कौन सा केंद्र, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है और इसके साथ है कि यह समान आकार का होता है। इसका इमेज फॉर्मेशन में मैंने आपको समझाया था। मान लीजिए ये क्या है, फोकस है, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे वस्तु को रखेंगे, इधर जाएगा, इस तरह कैसे रिफ्लेक्ट होगा। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा जो स्थिति है फोकस से होकर के जाएगा, तो फोकस से जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, ये कट करेगा। चूंकि हमने फ्री हैंड से बनाए थे, यहाँ पे कट नहीं कर, दोनों जो होगा इस स्थिति में ये सही होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। अब दाढ़ी बनाना है तो हमें क्या करना है, हमारे जो बाल दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे बालों को हमें बड़ा प्रतिबिंब देखना है। और छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है अवतल दर्पण, बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है उत्तल दर्पण। इस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन होगा दाढ़ी बनाने वाला दर्पण या हजामती दर्पण या इसी को कहते हैं सेविंग मिरर। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल अवतल दर्पण। ठीक है, आगे कह रहे हैं दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है वह दर्पण है। वस्तु का प्रतिबिंब कभी भी आपको सीधा चाहिए तो इसके लिए होता है कि समतल हो और उसके साथ आभासी हो। तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा आभासी और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा उत्तल। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है वो दर्पण है, तो समतल भी होगा उत्तल भी होगा। तो समतल और उत्तल दोनों। किसी कार का अग्रदीप, आगे का लाइट जो होता है हेडलाइट, अब बल्ब की जो रोशनी होती है, बल्ब जो होता है छोटा होता है और इसके प्रतिबिंब को काफ़ी दूर तक भेजना है, तो छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी कार का अग्रदीप हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण में, कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका उपयोग वाहन जो व्हीकल्स होते हैं उनके साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हमारे बाइक में, स्कूटर में, जो कार में होता है, सभी वाहनों के साइड में लगा होता है एक मिरर। क्यों लगा होता है, क्योंकि पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसके हिसाब से हम ड्राइव कर सकें और ड्राइवर को जो है गाड़ी चलाने में सहूलियत हो। इस वजह से जो होता है वहाँ पे एक ऐसे दर्पण का उपयोग किया जाता है जो दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है छोटे वस्तु का बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, कह रहे कि निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या हो गया 32। तो एक फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का, F = R/2। यहाँ पे बोला है भाई वक्रता त्रिज्या यानी r का मान है 32, तो ये क्या होगा 32/2 यानी कितना 16 सेंटीमीटर। और चूंकि इसमें बोल दिया है क्वेश्चन में कि उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव, तो +16 सेंटीमीटर ऑप्शन है ग। इस वजह से ये ग आंसर जो होगा इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं।
यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो। यहाँ पे दो क्वेश्चन को कर दिया। करे आवर्धन जो होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है, आवर्धन को बोल दे मैग्निफिकेशन हो गया कंची निगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन आवर्धन जो है निगेटिव है तो इन दिस केस वो जो मिरर होगा वो होगा कॉनकेव, और जब मिरर कॉनकेव होगा उस स्थिति में वस्तु को रखा जाएगा दर्पण के लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे हो जाएगा अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है भाई वो होता है उल्टा और वास्तविक, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। ठीक है, सामान्यतः बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन एक देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि किस दर्पण में आवर्धन ऋणात्मक है। आवर्धन ऋणात्मक तो दर्पण क्या होगा, तो कह रहे हैं कि उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब अवतल बनता है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहे हैं वास्तविक और सीधा, वास्तविक तो बनेगा लेकिन सीधा नहीं बनेगा। तीसरा कह रहे हैं आभासी और सीधा, क्योंकि दर्पण ही हमारा अवतल है तो नहीं बन पाएगा सीधा प्रतिबिंब। और आभासी और उल्टा, और आभासी बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब कभी बनता ही नहीं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब। अब बताइए, आपके दांत जो होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और दांतों का प्रतिबिंब हमें देखना है तो दांत का बड़ा दिखना है, तो दांत छोटा देखना हमको बड़ा है, छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण हो जाएगा आसानी से, कीप इट सिंपल। तो 17 का पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। और 18 नंबर क्वेश्चन तो ये डिफिनेशन ही कहता है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, कह रहे सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा में, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये बताने वाला कोई क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो होता है भाई वो क्या होता है, हम छोटे छोटे डिक्शनरी के शब्दों को देखने का काम करते हैं। तो डिक्शनरी का वर्ड छोटा देखना है हमको बड़ा, छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल ख ऑप्शन होगा। प्रवर्तन के नियम क्या करता है, प्रवर्तन का दो नियम होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन दिया है इसमें दूसरे नियम का यूज होता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है, ऐसी को आभासी कहते हैं, अंग्रेजी माध्यम में इसको वर्चुअल कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आ गया प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, सभी को पता है प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला दुनिया में मात्र एक ही दर्पण है, वो दर्पण है आपका अवतल दर्पण। ठीक, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, आप मुझे बताइए समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी की वास्तविक, तो हम बोलोगे आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब की विशेषता होती है कि इसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। सोलर कुकर में व्यवहार होता है। सोलर कुकर में क्या चाहिए, हमारा मिरर है छोटा लेकिन चारों तरफ से सूर्य की किरणें आ रही है, उसको एकत्रित करके टेम्परेचर को बढ़ाना है, टेम्परेचर देना है, तो बहुत सारी किरणें आ रही है उसको एक जगह एकत्रित करना है, तो ये कौन सा काम करेगा, कौन सा काम, इमेज फॉर्मेशन बताया था आपको। अगर ये बताइए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण मान लेते हैं ये है, ये उसका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये उसका क्या है पोल है, और ये दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, लाइट को इंसिडेंट कराया, ये फोकस को कट करेगा, यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करेंगे फोकस, एक और बुलाएं फोकस, और लाएं फोकस, यानी कितना भी समानांतर किरण को हम लाएं सब लाके एक ही बिंदु पे इसको कनेक्ट करेगा। इस वजह से सूर्य की किरणें भी मान लीजिए अगर इसी तरीके से आती हैं तो एक ही बिंदु पे आएगा, और एक ही बिंदु पे आएगा तो ये कौन सा सोलर कुकर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, अवतल दर्पण। ठीक है, कह रहे वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है, तो वाहनों के साइड मिरर, या फिर आप क्वेश्चन नंबर देख ले एक ही बार इधर पश्च दृश्य 14 नंबर क्वेश्चन दोनों एक ही है, तो पश्च दृश्य या वाहनों का साइड मिरर में यूज होता है कौन सा दर्पण भाई, उत्तल दर्पण यूज होता है। ठीक है, तो ये टोटल कंप्लीट क्वेश्चन का 26 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, और ये जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको निकाल के भी प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेज में करते हैं तो इन दैट केस आपको एक फ्री सीट मिलता है जो कि टेस्ट का भी सीट होता है, और बहुत सारे बच्चों का असाइनमेंट सीट वगैरह भी ऐसे फ्री में मिलता है। ठीक है, तो आगे फिर से जो संडे आने वाला है, इस संडे को भी टेस्ट होगा, उसका भी डिस्कशन हम लोग इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, बाय, हैव ए गुड डे, ओके।